Hello friends, welcome at 2.5G Technical Knowledge. In today's video, I will discuss about detailed architecture of 8051 microcontroller. तो देखिए ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसी डायग्राम को हम कहेंगे दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स डिटेल्ड आर्किटेक्चर ऑफ 8051 माइक्रोकंट्रोलर, जिसमें इसमें एक चिप दिखाई गई है, एक आईसी दिखाई गई है। उस आईसी के अंदर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो देखिए इस आईसी के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो क्या है। एएलयू है, दो टेम्परेरी रजिस्टर हैं, एक्यूमुलेटर है, बी रजिस्टर है, स्टैक पॉइंटर है, इंटरप्ट सीरियल ब्लॉक है एंड टाइम ब्लॉक है, टाइमर ब्लॉक है, टाइम एंड कंट्रोल यूनिट है, आईआर है, ऑसिलेटर है, 4 पोर्ट्स हैं इसमें, रैम है, रोम है। बाकी ये कुछ रजिस्टर्स है जैसे प्रोग्राम एड्रेस रजिस्टर है, बफर है, पीसी इंक्रीमेंट है, प्रोग्राम काउंटर है, डीपीटीआर है। तो इन सबको अगर हम देखते हैं तो इसमें ये डायग्राम जो है, इसी तरह का डायग्राम आपने लगभग पढ़ा होगा 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, जो आपने 5th सेम में पढ़ा था। लेकिन उसमें जो आपने पढ़ा था उसका जो आर्किटेक्चर आपने पढ़ा था उसमें आपने देखा होगा कि एएलयू के साथ एक्यूमुलेटर, टेम्परेरी रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर, बाकी जो है प्रोग्राम काउंटर, बी सी डी ई एच एल पेयर रजिस्टर्स, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, इतनी सारी चीजें थी। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इसमें कुछ कंपोनेंट एक्स्ट्रा है। जैसे जो आपने माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर पढ़ा था उसमें रैम, रोम, पोर्ट्स, ये सारी चीजें नहीं रही होंगी। लेकिन इस वाले डायग्राम में ये देखिए, ये 4 पोर्ट्स हैं, पोर्ट 0, पोर्ट 2, पोर्ट 1, पोर्ट 3। और इसके अलावा इसमें देखिए इसकी खुद की अपनी मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी है, रैम है डाटा स्टोर करने के लिए, रोम है इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए। जबकि माइक्रो प्रोसेसर में क्या था कि इंस्ट्रक्शन और डाटा एक ही मेमोरी में स्टोर किया जाता था और वो मेमोरी एक्सटर्नली कनेक्ट करना होता था। माइक्रो प्रोसेसर में कोई अपनी खुद की कोई मेमोरी नहीं हुआ करती थी। तो इस तरह से अगर हम इसको देखते हैं तो ये अपने आप में एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम तैयार कर रहा है। मतलब हम कह सकते हैं अपने आप में ये पूरा एक कंप्लीट सिस्टम, ये अपने आप में जो है एक कंप्यूटर की तरह ही काम करेगा, क्योंकि इसमें सारे ज़रूरत के कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। मतलब इसमें सीपीयू के साथ ज़रूरत के पेरिफेरल्स अवेलेबल हैं, इसलिए ये एज ए कंप्यूटर काम कर सकता है। इसीलिए इसको हम कह सकते हैं दिस इज द स्टैंड एलोन, दिस इज द मिनी कंप्यूटर और कंप्यूटर ऑन ए चिप, सिस्टम ऑन ए चिप और कंप्यूटर ऑन ए चिप, या इसी को हम मिनी कंप्यूटर भी कह सकते हैं। देखिए मैंने एक पॉइंट बताया था आपको, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर में। देखिए मैंने कहा था कि अगर हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं दिस इज इन केस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इट इज ओनली स्टैंड एलोन प्रोसेसर, सो मेमोरी एंड आईओ पोर्ट्स नीड टू बी कनेक्ट एक्सटर्नली। माइक्रो प्रोसेसर में, माइक्रो प्रोसेसर अपने आप में केवल एक प्रोसेसर होता है, उसमें मेमोरी और आईओ पोर्ट्स को बाहर से कनेक्ट करना पड़ता है। जबकि माइक्रो कंट्रोलर क्या है, माइक्रो कंट्रोलर हैज ए प्रोसेसर along with internal memory and IO components। तो देखिए इसमें ये जो है IO कंपोनेंट्स हैं, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं इन पोर्ट्स के साथ, और इसकी खुद की रैम एंड रोम है। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं ये जो रैम, रोम, पोर्ट्स, टाइमर एंड काउंटर, ये चीजें जो इसमें चिप के अंदर ही इसमें अवेलेबल है, इसी की वजह से ये अपने आप में एक कंप्लीट सिस्टम बन रहा है, जिसकी वजह से इसको हम कंप्यूटर आने चिप और सिस्टम आने चिप कह सकते हैं। तो इस तरह से डायग्राम के बेस पे आप इसमें ये समझ गए होंगे कि इसको हम जो है कंप्यूटर आने चिप और सिस्टम आने चिप और मिनी कंप्यूटर कह सकते हैं। तो
तो इसमें देखिए ये जो डॉटेड लाइंस दिख रही हैं, हमने ये कहा कि ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये क्या है, दिस इज द बाउंड्री ऑफ दिस चिप। मतलब ये चिप के जो ये सारे कंपोनेंट दिख रहे हैं ये आईसी के अंदर के कंपोनेंट हैं। ये जो भी कंपोनेंट दिख रहे हैं ये सारे के सारे कंपोनेंट आईसी के अंदर के हैं। तो और ये अपने आप में एक कंप्लीट कंप्यूटर आर्किटेक्चर तैयार कर रहे हैं। इसीलिए जैसा भी हमने कहा कि इसको हम सिस्टम ऑन ए चिप, कंप्यूटर ऑन ए चिप और मिनी कंप्यूटर कह सकते हैं। अब देखिए इन्हीं चीज़ों को हमने जो है आगे कुछ लिखा भी है। जैसे हमने ये इसमें लिखा है, देखिए कि if we see above diagram in the above diagram black dotted lines represents boundary of the chip, means in an microcontroller chip or IC, means this is an microcontroller chip or IC। मतलब हम कह सकते हैं जो ब्लैक डॉटेड लाइंस हैं, क्योंकि ये डॉटेड लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं आईसी की बाउंड्री को, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो है पूरी की पूरी एक आईसी दिख रही है, जिसको हम माइक्रो कंट्रोलर आईसी या माइक्रो कंट्रोलर चिप कह सकते हैं। इनसाइड दिस चिप all the necessary components connected with the CPU and makes a complete system, so we can say this microcontroller as system on a chip और कंप्यूटर ऑन ए चिप, और इसी को हम मिनी कंप्यूटर कह सकते हैं। बाकी इसमें देखिए इस माइक्रो कंट्रोलर में जब हम इसका पिन डायग्राम बताएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि इसमें टोटल जो है 40 पिन्स होती हैं, 40 पिन। तो 40 पिन आप यहाँ से देख सकते हैं, इस आर्किटेक्चर में भी 40 पिन आपको दिख जाएंगी। जैसे देखिए इसमें 4 पोर्ट है, हर एक पोर्ट जो है 8-8 पिन का है। तो हर एक पिन एक बिट कैरी करेगी। मतलब ये सारे पोर्ट इनपुट पोर्ट की तरह से काम कर सकते हैं या फिर आउटपुट पोर्ट की तरह से काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हर एक पोर्ट जो है 8 बिट का डाटा इनपुट कर सकता है या आउटपुट कर सकता है, मतलब रिसीव कर सकता है या ट्रांसमिट कर सकता है। तो देखो ये है पोर्ट 0। पोर्ट 0 हम कह सकते हैं कि कितने बिट का होगा, 8 बिट का। इसका मतलब इस 8 बिट कैसे ट्रांसफर होगी, फ्रॉम द 8 पिंस। इसी तरह से ये जो है पोर्ट 2, ये कितने कितने बिट कैरी कर सकता है, 8 बिट। तो 8 बिट कैसे कैरी कर रहा होगा, फ्रॉम द 8 पिंस। और इसी तरह से अगर हम यहाँ देखते हैं पोर्ट 1 पे, तो ये भी 8 बिट कैरी करेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं इसमें भी कितनी पिन होगी, 8 पिंस। और इसमें अगर हम देखें तो ये भी कितनी बिट कैरी करेगा, 8 बिट। तो हम कह सकते हैं इसमें कितनी पिन होगी, 8 पिंस। तो देखिए 8 इंटू 4 30, 8 चौक के 32, तो 32 पिंस ये हो गई। इसमें देखिए एक्सटर्नल क्रिस्टल कनेक्ट करना पड़ता है, तो 2 पिंस यहाँ पे हो गई। तो 32 और 2 34 पिन हो गई, 34। बाकी देखिए ये 2 पावर सप्लाई के लिए होती है, ये 2 पिन, जिसपे एक पे प्लस वीसीसी सप्लाई और एक पे ग्राउंड कनेक्ट करना पड़ता है। और ये जो है 4 एक्सटर्नल सिग्नल हैं, तो 4 ये हो गए, तो 4 और 2 6, और ये हुआ था 34, 34। तो 34 प्लस 6 40। तो हम कह सकते हैं ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ये 40 पिन आईसी के फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो अब इसमें देखिए क्योंकि ये जो है आईसी के फॉर्म में अवेलेबल है, तो इस आईसी को एक्टिवेट करने के लिए पावर की नीड होगी। तो इसीलिए जो है सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि इस आईसी को एक्टिवेट करने के लिए पावर की नीड है। तो जब इसका आप पिन डायग्राम देखेंगे तो मैं उसमें बताऊंगा कि उसमें 2 पिन है, पिन नंबर 40 और पिन नंबर 20, जिसपे पावर दिया जाता है डीसी पावर। तो पिन नंबर 40 पर वीसीसी सप्लाई, मतलब हम कह सकते हैं +5 वोल्ट की सप्लाई,
और पिन नंबर 20 को ग्राउंड से कनेक्ट किया जाता है, जिससे कि ये आईसी एक्टिवेट हो सके टू वर्क एज माइक्रो कंट्रोलर। जब इस पिन पर 5 वोल्ट और इस पर जो है इसको ग्राउंड से जोड़ देंगे तो फिर ये जो आईसी है वो एक्टिवेट हो जाएगी, और एक्टिवेट हो जाएगी देन इन दैट कंडीशन दिस आईसी कैन वर्क एज ए माइक्रो कंट्रोलर, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर की आईसी है तभी ये माइक्रो कंट्रोलर की तरह से काम कर सकती है। जब तक इसको पावर हम नहीं देंगे तो ये एज ए आईसी काम नहीं करेगी। तो पहली नीड क्या है? फर्स्ट नीड टू एक्टिवेट दिस आईसी, that is to connect this IC from the DC power supply, and we can connect this IC from the DC power supply by providing plus 5 volt at pin number 40 and ground to the pin number 20। इन्हीं पॉइंट्स को देखिए हमने यहाँ पे लिखा है। पावर सप्लाई देखिए इसमें हमने लिखा है कि सिंस दिस माइक्रो कंट्रोलर इज फैब्रिकेटेड इन ए चिप, क्योंकि ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ये एक चिप के फॉर्म में अवेलेबल है। सो टू इनेबल दिस चिप पावर इज नेसेसरी, इसीलिए जो है इसको एक्टिवेट करने के लिए पावर की नीड होगी। सो टू प्रोवाइड द पावर टू द आईसी देयर आर 2 पिंस इन आईसी, दैट इज द वीसीसी पिन नंबर 40 एंड ग्राउंड, और इसी को हम VSS कर सकते हैं, जो कि किस पिन पर होगा? पिन नंबर 20 पर होगा। तो इस तरह से पिन नंबर 40 पर हमको VCC सप्लाई मतलब पॉजिटिव सप्लाई और पिन नंबर 20 को ग्राउंड से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही इस आईसी पर इस तरह का DC सप्लाई हम देंगे, ये आईसी एक्टिवेट हो जाएगा और एज ए माइक्रो कंट्रोलर काम कर सकता है, अगर इसको और नेसेसरी सिग्नल्स मिलते हैं तो फिर देखिए इसको फिर अगली जो नीड होगी वो क्या होगी? टाइमिंग की रिक्वायरमेंट होगी, क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्लॉक पल्स के लिए क्या होता है कि देखिए ये जो है इसमें एक इंटरनल ऑसिलेटर होता है, तो इस ऑसिलेटर पर बाहर से एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल को कनेक्ट करना पड़ता है। तो इस इंटरनल ऑसिलेटर सर्किट पर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द ऑन चिप ऑसिलेटर, दिस इज द ऑन चिप ऑसिलेटर। इसको ऑन चिप ऑसिलेटर क्यों कह रहे हैं? ऑन चिप ऑसिलेटर ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो ऑसिलेटर इस चिप के अंदर अवेलेबल है, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं? दिस इज द ऑन चिप ऑसिलेटर। तो ऑन चिप ऑसिलेटर प्रॉपरली वर्क कर सके इसके लिए इसमें बाहर से एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल कनेक्ट करना पड़ता है। तो जब ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ से पावर सप्लाई दे देते हैं, तो जैसे अगर हम यहाँ से पावर सप्लाई दे दिए और बाहर से यहाँ क्वार्ट्ज क्रिस्टल कनेक्ट कर दिए, तो ये जो ऑसिलेटर है इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल की सहायता से क्या करेगा? ऑसिलेशंस जनरेट करेगा, मतलब क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। और यही क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या की जाएगी? फीड की जाएगी टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट पर। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट जो है इसका मेन पार्ट है। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट इसी क्लॉक की सहायता से, जो इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, मतलब ये जो डिफरेंट पार्ट्स ब्लॉक्स दिख रहे हैं, इन ब्लॉक्स को क्लॉक प्रोवाइड करेगा, और इन्हीं क्लॉक्स की सहायता से जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं वो क्या होंगे? सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, और सिंक्रोनाइज हो जाएंगे तो दे कैन वर्क एलॉन्ग विथ CPU। इसी क्लॉक पल्स की वजह से ये सारे सिंक्रोनाइज होंगे और एक साथ प्रॉपरली जो है काम कर सकते हैं। तो आफ्टर पावर सप्लाई द सेकेंड नीड to this microcontroller is the clock or timing signal. So this timing to provide this timing signal there is a on chip oscillator। इस पे क्या है? एक ऑन चिप ऑसिलेटर है, और ये ऑन चिप ऑसिलेटर प्रॉपरली वर्क कर सके इसके लिए क्या है? इसमें बाहर 2 पिन है, जिसका नंबर होता है पिन नंबर 19 एंड पिन नंबर 18। तो इसी पिन नंबर 19 और 18 पर हम क्या करते हैं? एक्सटर्नल क्वार्ट्ज क्रिस्टल कनेक्ट करते हैं, और ये एक्सटर्नल क्वार्ट्ज क्रिस्टल की सहायता से इसका सर्किट कंप्लीट होता है और ये क्लॉक्स को जनरेट करने के लिए कैपेबल होता है। तो
हाँ, कुछ केसेज में क्या है कि अगर इस माइक्रो कंट्रोलर को किसी एक ऐसे डिवाइस के साथ ऑपरेट किया जा रहा है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो वैसी कंडीशन में क्या करते हैं, इसको जो क्लॉक है वो बाहर से प्रोवाइड किया जाता है। तो जब बाहर से इसको क्लॉक प्रोवाइड किया जाता है तो उस कंडीशन में देखिए, कंडीशन में जो एक्सटर्नल क्लॉक है ये जो है XTAL 1 मतलब एक्सटर्नल क्रिस्टल 1 पिन पर ही जो है अप्लाई किया जाता है एक्सटर्नल क्लॉक को, और XTAL 2 पिन को क्या किया जाता है, ओपन रख दिया जाता है। तो ये चीजें अभी बताएंगे हम आपको फिर से। तो इन्हीं को आप थोड़ा सा पॉइंट वाइज समझ सकते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ ऑसिलेटर फॉर द माइक्रो कंट्रोलर। तो देखिए हमने लिखा द सेकंड इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इज द ऑसिलेटर फॉर जनरेशन ऑफ क्लॉक सिग्नल। क्लॉक सिग्नल जनरेट करने के लिए जो है, तो क्लॉक सिग्नल जनरेट करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर को के अंदर एक सर्किट है जिसे हम कह सकते हैं दैट इज द ऑसिलेटर सर्किट। तो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑसिलेटर दिस माइक्रो कंट्रोलर can generate the clock signal, and from this clock signal CPU can synchronize different components of this microcontroller। देखिए इन्हीं को आप, और इस पे और भी कुछ फंक्शनिंग है तो आप इसको देख सकते हैं। एंड these clock signals used as timing signal, यही जो क्लॉक सिग्नल है यही वर्क कर सकते हैं एज द टाइमिंग सिग्नल। To generate clock signals, there is a on-chip oscillator in 8051 microcontroller. For operation of this oscillator, external quad crystal need to be connected at pin number XTAL, जिसका पिन नंबर होगा 19। XTAL means X for external, तो TAL मतलब हम कह सकते हैं एक्सटर्नल क्रिस्टल पिन नंबर 1, और जिसका एक्चुअली जो पिन नंबर होगा वो क्या होगा, पिन नंबर 19 होगा। मतलब यहाँ पे पिन नंबर 19 पर एक्सटर्नल क्रिस्टल को कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब एक्सटर्नल क्रिस्टल को कनेक्ट करने के लिए ये पहली पिन है XTAL 1 एंड XTAL 2। तो एक्सटर्नल क्रिस्टल को कनेक्ट करने के लिए ये दूसरी पिन है, जिसका जो पिन नंबर होगा वो क्या होगा, 18 होगा। जिसका मतलब इन्हीं दोनों पिन के बीच में हम एक्सटर्नल क्रिस्टल को कनेक्ट करेंगे, और जब हम एक्सटर्नल क्रिस्टल को कनेक्ट कर देंगे, जब हम एक्सटर्नल क्रिस्टल को कनेक्ट कर देंगे तो हम कह सकते हैं ऑसिलेटर का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और जब ऑसिलेटर का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि इन दिस केस दिस ऑसिलेटर सर्किट इज रेडी टू जनरेट क्लॉक सिग्नल्स। तो अब इन्हीं क्लॉक्स की सहायता से क्या करेगा, जो इसका सीपीयू होगा, देन सीपीयू इन दैट सीपीयू कैन सिंक्रोनाइज डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। देखिए आगे इसमें और कुछ चीजें हैं। दिस क्लॉक सिग्नल इज फीडेड टू द टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। तो ये जो क्लॉक सिग्नल है ये टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट को दिया जाएगा। वी कैन से दिस क्लॉक सिग्नल एज हार्ट बीट ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। देखिए ये जो क्लॉक सिग्नल है, इसी क्लॉक सिग्नल को हम कर सकते हैं दिस इज द हार्ट बीट ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो अगर ये जो है, जैसे अगर थर्ड बीट चल रही है तो हम कह सकते हैं जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं या जो भी जीवित प्राणी हैं, तो ये माना जा सकता है कि वो जीवित हैं, और उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हार्ट बीट की नीड होगी। तो उसी तरह से हम कह सकते हैं दिस क्लॉक सिग्नल कैन बी से वी कैन से दिस क्लॉक सिग्नल एज हार्ट बीट ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। मीन्स क्या हुआ, without this heartbeat means without this clock pulse, this 8051 microcontroller cannot function, cannot work।
देखिए अगला पॉइंट इसके बारे में लिख सकते हैं, इन सम केसेस इफ वी वांट टू कनेक्ट, हाँ ये इसमें लिखा है हमने, इन सम केसेस इफ वी नीड टू कनेक्ट, if we need to connect a high speed device with 8051 microcontroller, then external clock signal is provided at XTAL1 pin। तो इस पिन पर हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सिग्नल को कनेक्ट करते हैं पिन नंबर 19 पर। मीन्स क्रिस्टल को कनेक्ट करने के लिए जो पहली पिन थी उस पिन पर हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सिग्नल को प्रोवाइड करते हैं, एंड XTAL2 pin, that is the pin number 18 pin, becomes open circuited, मतलब इन नॉट कनेक्टेड कंडीशन की स्थिति में होती है। अभी जैसा मैंने इसको बताया था, देखिए नॉर्मली जो होता है ये पिन नंबर 18 है और ये जो है पिन नंबर 19 है। तो इन्हीं दोनों पिन के बीच में एक क्रिस्टल कनेक्ट किया जाता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल। और जब ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल कनेक्ट कर दिया जाता है तो जो इसके अंदर का, जो चिप के अंदर जो ऑसिलेटर का सर्किट लगा हुआ है वो ऑसिलेशंस मतलब क्लॉक्स जनरेट कर सकता है। और जब वो क्लॉक जनरेट करता है तो उस क्लॉक की सहायता से ही जो सीपीयू है वो जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स को सिंक्रोनाइज करता है। कुछ केसेज ऐसी होती हैं कि मान लेते हैं हमको किसी हाई स्पीड डिवाइस को कनेक्ट करना है इस माइक्रो कंट्रोलर के साथ, तो उसको जो है हाई फ्रीक्वेंसी का क्लॉक चाहिए होगा। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी की क्लॉक के लिए क्या होता है, जब हाई फ्रीक्वेंसी की क्लॉक की नीड होती है तो फिर ये मतलब ये जो एक्सटर्नल ये वाला जो क्रिस्टल है इसकी सहायता से क्लॉक्स प्रोवाइड नहीं की जाती। ओवरऑल मीनिंग ये हो गया कि इफ देयर इज ए नीड ऑफ हाई क्लॉक सिग्नल्स टू द माइक्रो कंट्रोलर, देन वी कैन नॉट प्रोवाइड क्लॉक्स टू दिस माइक्रो कंट्रोलर फ्रॉम द इंटरनल ऑसिलेटर। तो वैसे केस में फिर क्या करते हैं, देन वी कैन प्रोवाइड क्लॉक सिग्नल टू द माइक्रो कंट्रोलर एक्सटर्नली, मतलब उसको जो है बाहर से क्लॉक प्रोवाइड किया जाता है। तो बाहर से क्लॉक प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं, ये जो पिन है इस पिन पर सिग्नल दिया जाता है और इसको ओपन कर दिया जाता है। यही चीज देखिए आगे यहाँ पे देखिए इसमें लिखा गया है, इन सम अदर केसेस इफ हायर फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड for specific application, an external oscillator can be used to achieve this. Then external output of external oscillator is connected at XTAL1 pin, ठीक है, and XTAL2 is left unconnected like below represented diagram। मतलब इस तरह से जो डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया है इसमें देखो इस वाले पिन को क्या किया गया है, ओपन कर दिया गया है और जो एक्सटर्नल क्रिस्टल है इस वाले पिन पे कनेक्ट कर दिया गया है और बाकी ये ग्राउंड है। इसके पहले जो कनेक्शन था देखिए वो इस तरह से था, ऐसे था। तो ये है ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑसिलेटर एंड नीड ऑफ ऑसिलेटर। मुझे लगता है इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसमें जो अगली यूनिट है, दैट इज द टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। देखिए टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का जो फंक्शन है इसके बारे में कुछ चीजें हम इस तरह से बता सकते हैं। दिस यूनिट टेक्स क्लॉक्स फ्रॉम ऑसिलेटर एंड यूज इट टू सिंक्रोनाइज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। मतलब ये जो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है इसको जो है क्लॉक्स कहाँ से मिलेगी, तो ये क्लॉक्स लेगा ऑसिलेटर से और इन क्लॉक का यूज जो क्या करेगा, टू सिंक्रोनाइज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर के डिफरेंट यूनिट्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए इसका यूज करता है। तो और क्या क्या फंक्शनिंग है इसकी, तो देखिए पहला पॉइंट आप इसमें देख सकते हैं, दिस यूनिट यूजेस दीज क्लॉक्स टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल इंटरनल ऑपरेशंस विद इन द माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर उनको
कंट्रोल करने के लिए, उनकी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इन क्लॉक्स की नीड होगी, और ये क्लॉक्स प्रोवाइड की जाती है थ्रू द टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। और टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट को ये क्लॉक्स मिलती कहाँ से हैं? फ्रॉम द ऑसिलेटर। अब ये ऑसिलेटर इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है, और कौन सा ऑसिलेटर के थ्रू क्लॉक्स इसको मिलेगी ये भी डिसाइड कौन करेगा? टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट करेगा। आगे अभी इसमें बताएंगे। देखिए आगे इसमें पॉइंट लिखा गया है, देखिए इसमें है दिस यूनिट यूजेज दीज क्लॉक्स टू डिटरमाइन द टाइमिंग ऑफ वेरियस ऑपरेशंस लाइक fetching instructions from the memory, performing calculations and updating register values। तो जैसे इसमें ये लिखा गया है कि ये जो क्लॉक्स टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट को दी जा रही है, तो इन क्लॉक्स की नीड क्या हो रही है? तो हम ये कह सकते हैं इन्हीं क्लॉक्स के बेस पर जो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है वो ये डिसाइड करेगी एट विच टाइम विच ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म, कौन से समय पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाना है। तो जैसे मान लेते हैं कि कब उसको डाटा को फेच करना है, कब उसको इंस्ट्रक्शंस को फेच करना है, कब जो है उसको प्रोसेस करना है, मतलब उस पर कैलकुलेशंस करने हैं, और कब जो है जो जो भी रजिस्टर की वैल्यूज हैं उसको चेंज करना है, मतलब अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन जो रिजल्ट उसने जनरेट किया उस रिजल्ट के बेस पर जो रजिस्टर्स हैं उनकी वैल्यूज को कब चेंज करना है। तो ये सारी चीजें डिसाइड किसके थ्रू होती हैं? थ्रू द टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के द्वारा। यही चीजें इसमें लिखी गई है। दिस यूनिट uses these clocks to determine the timing of various operations। मतलब जो है एक तरह से टाइमिंग डिसाइड करती है जो वेरियस ऑपरेशंस हैं, कौन सा ऑपरेशन किस समय परफॉर्म होगा। लाइक फेचिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी, मतलब मेमोरी से इंस्ट्रक्शन कब फेच होगा, परफॉर्मिंग द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कब किया जाएगा, एंड अपडेटिंग द रजिस्टर वैल्यूज, रजिस्टर वैल्यू को कब अपडेट किया जाएगा। तो ये पॉइंट्स समझ गए होंगे अब। इसके बाद देखिए अगला इसमें है दिस यूनिट प्रोवाइड्स कंट्रोल ओवर द ऑसिलेटर सर्किट ऑफ 8051 माइक्रोकंट्रोलर। इट अलाउज द सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट क्लॉक सोर्सेस सच एज एक्सटर्नल और इंटरनल। मतलब हम ये कह सकते हैं ये जो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है, दिस द यूनिट provides control over the oscillator circuit of 8051 माइक्रोकंट्रोलर। मतलब यही सर्किट जो है 8051 माइक्रोकंट्रोलर के ऑसिलेटर सर्किट पर को कंट्रोल करती है कि माइक्रोकंट्रोलर को जो मिलने वाली क्लॉक है वो कहाँ से मिलेगी, मतलब माइक्रोकंट्रोलर कहाँ से क्लॉक लेगा, इंटरनल सर्किट से, मतलब ऑन चिप ऑसिलेटर से, और एक्सटर्नल ऑसिलेटर से। तो दिस सिलेक्शन इज provided by the timing and control unit। तो हम कह सकते हैं this timing and control unit will decide from where clock signals will be provided to the microcontroller, either from the internal oscillator or from the external oscillator। अब इसके अलावा देखिए इस डायग्राम को आप देखेंगे तो इस डायग्राम में देखिए ये जो है ब्लॉक दिख रहा है जैसे द ब्लॉक ऑफ टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। तो इस टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के ब्लॉक में आप देखेंगे तो ये देखिए 4 कंट्रोल सिग्नल्स हैं, जिसमें ये 2 आउटपुट सिग्नल्स हैं और ये 2 इनपुट सिग्नल्स हैं। तो जिसमें सबसे पहला क्या है PSEN। तो ये जो PSEN सिग्नल है इसका यूज कब होता है? देखिए इस माइक्रो कंट्रोलर में क्या है कि यद्यपि इसमें जो है इंटरनल मेमोरी अवेलेबल है। इंटरनल मेमोरी कौन सी है? देखिए एक रोम है एक रैम है। रोम का यूज किया जाता है टू स्टोर द प्रोग्राम और रैम का यूज किया जाता है टू स्टोर द डाटा। तो कुछ ऐसी केसेस होती हैं कि जब ये जो इंटरनल रोम है ये सफिशिएंट नहीं होती है टू स्टोर द ऑल द इंस्ट्रक्शंस, जितने भी इंस्ट्रक्शन स्टोर करने हैं सारे इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने में अगर ये कैपेबल नहीं होती है तो उस केस में क्या करते हैं हम एक्सटर्नल रोम को कनेक्ट करते हैं, मतलब एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी। तो जब हम एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी कनेक्ट करते हैं
तो उस एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी को एक्सेस कर सकें, उसके लिए जो है जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है वो क्या करता है, उस एक्सटर्नल रोम को एक सिग्नल सेंड करता है जिसको बोलते हैं PSEN। तो जब ये माइक्रो कंट्रोलर ये सिग्नल उस मेमोरी को सेंड करता है, रोम को, एक्सटर्नल रोम को, तो जो एक्सटर्नल रोम है वो इनेबल हो जाती है to provide the instructions to this microcontroller। means क्या हुआ, if we want to access external ROM, then there is a need of this signal, that is PSEN। दूसरी चीज देखिए, एक इसमें एक्सटर्नल सिग्नल है जो है ALE, जो कि एक्टिव हाई आउटपुट सिग्नल है। ये हमारा एक्टिव लो सिग्नल है, मतलब यहाँ से 0 जाएगा तब एक्सटर्नल रोम एक्सेस होगी। यहाँ से क्या होगा, ये एक्टिव हाई सिग्नल है। तो आपने माइक्रो प्रोसेसर में ALE पढ़ा था, ALE सिग्नल। तो नीड ऑफ दिस ALE पिन इज और ALE सिग्नल इज टू डीमल्टीप्लेक्स एड्रेस ऑब्लिक डाटा लाइंस। आप जानते हैं कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में इसमें एड्रेस और डाटा लाइंस मल्टीप्लेक्स होती हैं। मतलब हम कर सकते हैं एक ही लाइन का यूज एज द एड्रेस लाइन एंड एज द डाटा लाइंस, दोनों करेंगे। मतलब इसमें जो है AD0 to AD7 होती हैं। मतलब क्या हुआ कि ये 8 लाइनें हैं जिनका यूज एज द एड्रेस लाइंस एज वेल एज डाटा लाइंस किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? टू मिनिमाइज द बसेस, बस की साइज को मिनिमाइज करने के लिए जो है ऐसा किया जाता है, लाइंस को मल्टीप्लेक्स कर दिया जाता है। और ये भी पॉसिबल क्यों होता है? क्योंकि जिस समय माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर को एड्रेस की नीड होगी, उस समय उसको डाटा की नीड नहीं होगी। तो जब भी कुछ भी प्रोसेसिंग करनी है तो सबसे पहले, जैसे इस कंडीशन में माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर होता, तो माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले क्या सेंड करता है? एड्रेस। एड्रेस के सेंड करने के बाद जब वो एड्रेस रीड कर लिया जाता है तो उसके बाद उस एड्रेस का जो भी डाटा होता है टू द डाटा बस ट्रांसफर होता है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर में या माइक्रो कंट्रोलर में एड्रेस एंड डाटा लाइंस मल्टीप्लेक्स होती हैं। तो इन्हीं मल्टीप्लेक्स लाइंस को डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए जो है इस ALE सिग्नल का यूज किया जाता है। डीमल्टीप्लेक्स मीन्स कि कब ये लाइन वर्क करेगी एज द एड्रेस लाइंस, कब ये वर्क करेगी एज ए डाटा लाइंस। तो डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए जो है इस ALE सिग्नल का यूज किया जाता है। बाकी जो है देखिए, ये एक पिन है, एक्टिव लो इनपुट पिन है, EA कॉम्प्लीमेंट, EA बार। तो इसका यूज क्या है? देखिए, इसका यूज होता है अगर किसी एक्सटर्नल मेमोरी को हमको एक्सेस करना है, चाहे वो रैम हो चाहे रोम हो। जैसे यहाँ पे देखिए, इंटरनल रैम है, इंटरनल रोम है। ये जिसकी साइज जो है यहाँ पे होती है 4 किलोबाइट इंटरनल रोम की। और जो रैम है, ओरिजिनल 8051 माइक्रो कंट्रोलर में इस रैम की जो साइज होती है 128 बाइट होती है, 128 बाइट। But in modern 8051 microcontroller, the size of RAM becomes as 256 बाइट, इसी की जस्ट डबल होती है। तो मान लेते हैं कि ये जो मेमोरीज हैं, मतलब ये रोम और ये रैम, अगर मान लेते हैं सफिशियंट नहीं है टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन इन केस ऑफ रोम, मतलब रोम इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए ये कैपेबल नहीं, मतलब इसकी साइज छोटी पड़ रही है। और इसी तरह से डाटा को स्टोर करने के लिए अगर ये कैपेबल नहीं है, तो in that case we can connect external ROM or external RAM with this microcontroller। तो इस माइक्रोकंट्रोलर के साथ हम बाहर से रैम या रोम कनेक्ट कर सकते हैं। तो बाहर से रोम या रैम के कनेक्ट करने पर वहाँ उस मेमोरी को एक्सेस किया जा सके, उसके लिए इस पिन का यूज किया जाता है या इस सिग्नल का यूज किया जाता है। तो अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 0 के केस में हम कह सकते हैं कि ये क्या करेगा, एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करेगा। तो ये इसकी नीड है। अगर हम यहाँ से 0 प्रोवाइड करेंगे तो 0 के केस में हम कह सकते हैं क्या करेगा, एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करेगा।
मीन्स ये हुआ कि जब भी हम किसी एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करना चाहेंगे तो उस समय इस सिग्नल का यूज होगा, या हम कह सकते हैं इस पिन का यूज होगा। अगर इस पिन पर 0 हम इनपुट कर देंगे, इंसिडेंट करेंगे, तो जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है वो एक्सटर्नल मेमोरी से डाटा को एक्सेस करेगा। अब वो एक्सटर्नल मेमोरी हमारी रोम भी हो सकती है, रैम भी हो सकती है। तो जब भी हमें एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करना होगा तो उस समय जो है इसे यूज करेंगे। ठीक है। और इसके बाद ये है रीसेट पिन। अगर हम चाहते हैं कि जो भी एक्सेसिंग चल रही है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर वो सारी इनिशियलाइज हो जाए, तो इसके लिए हम जो है इस रीसेट पिन का यूज करेंगे या रीसेट सिग्नल का यूज करेंगे, जो कि हमारा एक्टिव हाई इनपुट सिग्नल है। मीन्स अगर यहाँ पे एक्टिव हाई सिग्नल मीन्स 1 अगर दे देंगे तो ये जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है ये क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। रीसेट हो जाएगा मतलब इसमें जो भी रजिस्टर वैल्यूज हैं सारे रजिस्टर वैल्यूज इनिशियलाइज हो जाएंगी, मतलब 0 पर चली जाएंगी। और हम कह सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर क्या होगा, रेडी हो जाएगा टू वर्क फ्रॉम द स्टार्टिंग स्टेज। तो दिस इज द मीन्स ऑफ दीज सिग्नल्स। तो देखिए यही चीजें हमने यहाँ पे लिखा है कि देयर आर सम कंट्रोल सिग्नल्स थ्रू विच दिस यूनिट मैनेज माइक्रो कंट्रोलर। दीज आर द PSEN, जिसको हम कह सकते हैं प्रोग्राम स्टोर इनेबल, ALE एड्रेस लैच इनेबल, EA एक्सटर्नल एक्सेस, एंड RST मीन्स रीसेट। तो PSEN क्या है, if PSEN becomes as 0 means if PSEN 0 then microcontroller takes instruction from external ROM। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ से लेगा, एक्सटर्नल रोम से लेगा। दिस यूज्ड ड्यूरिंग एक्सटर्नल रोम इंटरफेसिंग, मतलब ये इसकी नीड कब होगी, जब हम जो है इंटरफेस कर रहे हैं, मतलब कनेक्ट कर रहे हैं किसी एक्सटर्नल मेमोरी को। और एक्सटर्नल कौन सी मेमोरी, एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, प्रोग्राम स्टोर इनेबल। एंड इफ PSEN becomes as 1, अगर ये इस पिन पर 1 ये सेंड करता है, देन माइक्रो कंट्रोलर टेक्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इंटरनल रोम। तो ओवरऑल इस इंस्ट्रक्शन इस सिग्नल का यूज क्या है कि आइदर माइक्रो कंट्रोलर विल टेक द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इंटरनल मेमोरी और फ्रॉम द एक्सटर्नल मेमोरी, इट इज डिसाइडेड बाय दिस PSEN सिग्नल। Means if PSEN signal becomes as 0, then microcontroller will take the data means instruction from the एक्सटर्नल मेमोरी 0 के केस में। और अगर 1 है तो वो इंस्ट्रक्शन कहाँ से लेगा, वो इंस्ट्रक्शन लेगा इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी से। इसके बाद देखिए इसमें अगला जो सिग्नल है ALE सिग्नल है, एड्रेस लैच इनेबल। तो इसमें देखिए लिखा है दिस इज एक्टिव हाई आउटपुट कंट्रोल सिग्नल जनरेटेड बाय दिस यूनिट टू डीमल्टीप्लेक्स एड्रेस पब्लिक डाटा लाइंस। देखिए अभी हमने इसमें बताया कि 80 to 87 जो कि पिन नंबर 32 से 39 के बीच में होती हैं, जो कि हमारे पोर्ट 0 पर अवेलेबल होती हैं, P0.02 P0.7। तो यही जो है एड्रेस लाइन की तरह से यूज होंगी या डाटा लाइंस के लिए यूज होंगी। तो उसके लिए यूज किसका होगा, ये होता है ALE सिग्नल। तो अगर जो है ये ALE सिग्नल 1 होता है, देन 80 to 87 वर्क करती हैं कैसे, एज द एड्रेस लाइंस। ठीक है, लोअर एड्रेस पब्लिक डाटा बस है यूज्ड एज एड्रेस बस। जैसे अगर हम चाह रहे हैं कि ये जो 80 to 87 है ये वर्क करे कैसे, फ्रॉम A0 to A7, मतलब क्योंकि इन्हीं लाइंस के थ्रू एड्रेस भी कैरी हो रहा है, डाटा भी कैरी हो रहा है। तो ये डिसाइड करने के लिए कब इन लाइंस के थ्रू एड्रेस कैरी होगा और कब इनके थ्रू डाटा कैरी होगा, तो रिस्पॉन्सिबल सिग्नल कौन सा होगा या रिस्पॉन्सिबल पिन कौन सी होगी, तो वो रिस्पॉन्सिबल पिन है ALE पिन। तो अगर ALE पर 1 आएगा तो ये जो 80 to 87 है ये वर्क करेगी टू कैरी द एड्रेस लाइंस, मीन्स फ्रॉम A0 to A7 सिग्नल्स को कैरी करने के लिए इस बस का यूज होगा। इसी तरह से इफ ALE सिग्नल बिकम्स ए 0,
then this AD0 to AD7 will work to carry data that is from D0 to D7। तब ये जो है क्या कैरी करेगी, डाटा। हमने देखिए इसमें लिखा भी है then this AD0 to AD7 used as data bus that is as D0 to D7, मतलब उस समय ये डाटा कैरी करने के लिए यूज होगी। इसी तरह से अब देखिए अगला जो कंट्रोल सिग्नल है ये बार, इसमें देखिए हमने लिखा है कि ये बार क्या है, दिस इज एक्टिव लो इनपुट सिग्नल, ये एक्टिव लो इनपुट सिग्नल है एंड यूज ड्यूरिंग एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेसिंग। जब भी एक्सटर्नल मेमोरी को हमको कनेक्ट करना होता माइक्रो कंट्रोलर के साथ तो उस समय इस सिग्नल की नीड होती है। इफ वी वांट टू कनेक्ट एक्सटर्नल रैम और रोम देन ये बार शुड बी जीरो, दैट इज ये बार दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर हम जब भी कोई एक्सटर्नल रैम या रोम माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो उस समय इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। एंड इफ दिस ये कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 देन माइक्रो कंट्रोलर एक्सेस ओनली इंटरनल रैम एंड रोम। ठीक है, तो जब भी इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 के केस में क्या करेगा, ये इंटरनल मेमोरी को एक्सेस करेगा। देखिए इस पे लिखा है एक्टिव लो, का मतलब ही है जब ये लो होगा मतलब जीरो होगा, तो जीरो के केस में किसको एक्सेस करेगा, एक्सटर्नल को करेगा। ठीक है, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, अगर ये 1 हो जाएगा तो 1 के केस में किसको करेगा, 1 के केस में ये इंटरनल को करेगा। सिंपल सी बात बस ये है। इसके 0 एंड 1 को अगर आप समझ लेंगे, एक्टिव लो एंड एक्टिव हाई, तो आप समझ सकते। जैसे ये 0 है मतलब लो है, 0 का मतलब लो, तो लो है तो क्या है, क्योंकि एक्सटर्नल एक्सेस के लिए यूज हो रहा है, तो जब 0 होगा तो एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करेगा और 1 होगा तो इंटरनल मेमोरी को एक्सेस करेगा। इसके बाद देखिए अगला जो कंट्रोल सिग्नल है वो क्या है, रीसेट। तो जो रीसेट है ये क्या है, इज ए एक्टिव हाई इनपुट सिग्नल। ये इनपुट सिग्नल है, मतलब माइक्रो कंट्रोलर को ये सिग्नल दिया जाएगा। ठीक है, अगर कंट्रोलर क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। तो यही चीज इसमें लिखा गया है, रीसेट इज ए एक्टिव हाई इनपुट सिग्नल गिवन टू माइक्रो कंट्रोलर टू रीसेट। अगर हम चाहते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर रीसेट हो जाए तो इसके लिए इसके रीसेट पिन पर हमको क्या करना पड़ेगा, एक सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा, एक्टिव हाई सिग्नल। तो जब हम एक्टिव हाई सिग्नल इस पिन पर अप्लाई करेंगे तो जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है वो क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। तो रीसेट होगा तो क्या होगा, देखिए व्हेन माइक्रो कंट्रोलर रीसेट्स, जब भी माइक्रो कंट्रोलर रीसेट होता है, इट्स पीसी इज सेट टू द इनिशियल एड्रेस। यूजुअली क्या हो जाता है, 0000H हो जाता है। देखिए प्रोग्राम काउंटर हमारा क्या है, 16 बिट का डाटा कैरी करेगा, तो जो 16 बिट का डाटा है वो 000 हो जाएगा अगर माइक्रो कंट्रोलर रीसेट होता है तो। effectively causing the execution to start from the beginning of the program memory। मतलब हम कह सकते हैं प्रोग्राम मेमोरी के बिगिनिंग स्टेज पे आ जाए। एंड ऑल द इंटरनल रजिस्टर्स आर क्लियर्ड टू दियर डिफॉल्ट वैल्यूज, मतलब जितने रजिस्टर्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे और उस पर जो वैल्यू आ जाएगी वो 000 है। इसेंशियली इनिशियलाइजिंग द माइक्रो कंट्रोलर टू पावर ऑन स्टेट, मतलब हम कह सकते हैं ये उस स्थिति में आ गया कि जब जैसे जब हम पावर ऑन करते हैं माइक्रो कंट्रोलर की, तो जिस स्टेज में माइक्रो कंट्रोलर होता है मतलब सारे उसके रजिस्टर वैल्यूज हम कह सकते हैं 0 कंडीशन में होगी, तो ये लगभग उस स्थिति में आ जाता है, लगभग उस स्थिति में नहीं बल्कि उसी स्थिति में आ जाता है, इसलिए इसको कहा जा रहा है दिस इज द पावर ऑन स्टेट। दिस मीन्स ऑल द पोर्ट्स सेट टू बी हाई इम्पिडेंस, जितने पोर्ट्स हैं वो हाई इम्पिडेंस स्टेट में चले जाएंगे। हाई इम्पिडेंस स्टेट का मतलब ये होगा कि वे जो है जो भी पिंस हैं पोर्ट पिंस उससे क्या हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। हाई इम्पिडेंस का ये मतलब है। एंड स्टैक पॉइंटर इज
रिसेट, और स्टैक पॉइंटर क्या हो जाएगा, रिसेट हो जाएगा। एंड रजिस्टर बैंक इज सेट टू द डिफॉल्ट सेटिंग, वो अपनी डिफॉल्ट सेटिंग पे आ जाए। तो ये है जैसे द फंक्शनिंग ऑफ रिसेट पिन। देखिए इसके बाद क्या है, इसमें जो नेक्स्ट ब्लॉक है वो क्या है, हमारा प्रोग्राम काउंटर। ये है, ये हमारा प्रोग्राम काउंटर है। तो इस प्रोग्राम काउंटर की नीड क्या होगी, आप जानते हैं कि जब भी यूजर किसी भी प्रोग्राम को रन करना चाहता है, जैसे जो हमारा मेमोरी में स्टोर्ड प्रोग्राम है, अगर हम चाहते हैं कि वो रन करें, तो उसके लिए क्या होगा, जैसे हम उसके करस्पॉन्डिंग कुछ भी आइकन बना होगा, तो जब भी यूजर उस आइकन पर क्लिक करता है, इन मोबाइल मोबाइल के केस में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं उस आइकन को हम टच करते हैं, या कंप्यूटर के केस में क्या होगा, जब भी यूजर उस पर डबल क्लिक करेगा तो क्या होगा, उस प्रोग्राम का जो इनिशियल एड्रेस है वो कहाँ पे आ जाता है, प्रोग्राम यूजर वांट्स टू रन एनी एप्लीकेशन और वांट्स टू प्ले ए सॉन्ग स्टोर्ड इन द मेमोरी, देन जैसे हमने कहा कि ये मान लेते हैं ये मेमोरी है, इस मेमोरी में कोई ये प्रोग्राम है, कोई भी प्रोग्राम है या कोई एक सॉन्ग है, ठीक है, ये जो है इसमें यहाँ पे स्टोर है, इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, दैट इज द 4000H, और इसका जो लास्ट एड्रेस है 4080H, ठीक है। तो हमने ये कहा कि व्हेन यूजर वांट्स टू रन एनी एप्लीकेशन और वांट्स टू प्ले ए सॉन्ग स्टोर्ड इन द मेमोरी, मान लेते ये सॉन्ग है, इसी को ये प्ले करना चाहता है यूजर, तो क्या करेगा, देन यूजर डबल क्लिक्स एट द एप्लीकेशन आइकन इन कंप्यूटर सिस्टम। जैसे अगर कंप्यूटर में ये सॉन्ग होगा और कंप्यूटर के थ्रू उसको प्ले करना होगा, तो क्या करेगा, उस पर डबल क्लिक करेगा, और सिंपली क्लिक्स इन मोबाइल, या मोबाइल होगा तो उस पर क्या करेगा, उस आइकन को टच कर देगा, ठीक है। देन जैसे ही वो उसको टच करेगा या डबल क्लिक करेगा तो क्या होगा, देन स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दैट सॉन्ग और दैट एप्लीकेशन, जो कि इस केस में क्या है 4000H, एज फॉर एग्जाम्पल दिस इज 4000H लोड्स इन पीसी, ये क्या हो जाएगा, प्रोग्राम काउंटर में लोड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा, एंड देन दिस पीसी सेंड्स दिस stored address via address bus to the main memory। अब ये क्या करेगा, क्योंकि ये जो है जहां पे स्टोर है एड्रेस, उसको क्या करेगा, उस मेमोरी को क्या करेगा, एड्रेस सेंड करेगा। इसके बाद फिर क्या होगा, एड्रेस सेंड बाय पीसी इज लोडेड इनटू प्रोग्राम एड्रेस रजिस्टर। मतलब जो एड्रेस है, इसका एड्रेस सबसे पहले पीसी में आके लोड हो गया, इसके बाद फिर क्या होगा, द एड्रेस स्टोर्ड इन प्रोग्राम एड्रेस रजिस्टर। हाँ, इसमें देखिए फिर ये है, पहले ये पॉइंट्स कुछ देख लीजिए फिर अभी इसमें बताते हैं। तो हमने ये कहा, एंड देन पीसी सेंड्स दिस स्टार्टिंग एड्रेस बाय एड्रेस बस टू द मेन मेमोरी एंड पीसी इंक्रीमेंट्स बाय 1, और पीसी जो है वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा तो किस एड्रेस को सेंड करेगा, ये एड्रेस को सेंड करेगा 40001, मतलब नेक्स्ट, मतलब पहले यहाँ के डाटा को एक्सेस कर लिया, फिर नेक्स्ट एड्रेस के डाटा को एक्सेस करेगा, इसको पॉइंट आउट ये कर रहा है। इसके बाद क्या होगा, आफ्टर देन टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट सेंड्स रीड बार सिग्नल टू द मेन मेमोरी। इसके बाद जो है ये जो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है, ये क्या करेगी, मेमोरी को रीड बार सिग्नल सेंड करेगी। आफ्टर देन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द रोम मूव्स टू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इसके बाद मेमोरी से, मतलब जहां पर ये डाटा होगा वहां से जो डाटा है, जैसे सिंपल सी बात अभी अभी बताते हैं इसमें, तो जो प्रोग्राम है, जो इंस्ट्रक्शन है, वो कहाँ पे आ जाएगा, IR में आ जाएगा। एंड आफ्टर डिकोडिंग इट, जब ये डिकोड हो जाएगा, आफ्टर डिकोडिंग इट गोज टू द टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, ये टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के पास आएगा। एंड नाउ दिस टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल दैट हाउ दिस इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब ये टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगी कि इस इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन कैसे किया जाना है।
According to the instruction, timing and control unit enables other units according to the need. मतलब जैसा इंस्ट्रक्शन होगा एग्जीक्यूशन उसके डिकोडिंग के बाद तो ये टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट समझेगी कि किन किन यूनिट्स के थ्रू हम जो है इसको प्रोसेस कर सकते हैं। ये है इसमें सारा कुछ। अब इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए जैसे सबसे पहले क्या करेगा, जैसे ही यूजर डबल क्लिक किया किसी भी आइकन पर किसी भी प्रोग्राम पर, तो उसका जो इनिशियल एड्रेस है कहाँ पे आया, प्रोग्राम काउंटर पे। प्रोग्राम काउंटर क्या किया, थ्रू द एड्रेस बस एड्रेस सेंड किया। किसके लिए, इस मेमोरी का, इस रोम में कहीं इंस्ट्रक्शन होगा तो जिस एड्रेस पर होगा वो एड्रेस ये सेंड करेगा प्रोग्राम एड्रेस, प्रोग्राम काउंटर। तो ये एड्रेस जाके कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, प्रोग्राम एड्रेस रजिस्टर में। अब प्रोग्राम एड्रेस रजिस्टर क्या करेगा, इसके एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा कि इसका मतलब क्या हुआ कि CPU वांट्स टू एक्सेस द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द एड्रेस विच इज दिस प्रोग्राम एड्रेस रजिस्टर इज सेंडिंग। तो जब ये एड्रेस इसको प्रोवाइड कर देगा तो उसी समय इसमें एक और सिग्नल होगा, रीड बार सिग्नल, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के पास। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, इसको रीड बार सिग्नल सेंड करेगी। तो जब इसके एड्रेस सेंड कर देने के बाद इसको रीड बार सिग्नल मिल जाएगा तो ये मेमोरी क्या हो जाएगी, इनेबल हो जाएगी रीड ऑपरेशन। और जब रीड ऑपरेशन के लिए इनेबल हो जाएगी तो क्या करेगी, उस एड्रेस पर जो भी डाटा अवेलेबल होगा, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन अवेलेबल होगा उसको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा किसको, IR को। IR में आ जाएगा। और IR में जब यहाँ का डाटा आ जाएगा, और यहाँ का डाटा का मतलब एक्चुअली वो क्या है, दैट इज द इंस्ट्रक्शन। जब ये इंस्ट्रक्शन यहाँ से टाइम इसमें आ जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, तो फिर वो डिकोड होगा। डिकोड होने के बाद ये पता चल जाएगा कि इंस्ट्रक्शन है क्या, मतलब ये इंस्ट्रक्शन ऐड करने के लिए बोल रहा है, ये सब्सट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है, मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, क्या करने के लिए बोल रहा है। तो आफ्टर डिकोडिंग यही जो इंस्ट्रक्शन है ये ट्रांसफर हो जाएगा किसको, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। फिर टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट ये डिसाइड करेगी कि इसकी एक्सेसिंग कैसे करनी, मतलब इसको कैसे प्रोसेस किया जाना है। ओवरऑल ये इसका मतलब। तो ये बात आप समझ गए होंगे। यही चीजें हमने ये सब इसमें सीक्वेंस वाइज लिखा है। तो अब आगे हम बताते हैं इसमें पीसी इंक्रीमेंट। देखिए पीसी इंक्रीमेंट का काम क्या है, जो प्रोग्राम काउंटर है उसके वैल्यू को इंक्रीमेंट करना। दिस रजिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ पीसी आफ्टर इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी। जब मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फेच हो गया तो उसके बाद जो है पीसी की वैल्यू को क्या करना है, इंक्रीमेंट कर देना है। जैसे वाला इंस्ट्रक्शन तो हो गया, ये एड्रेस सेंड कर दिया गया और वहां से जो इंस्ट्रक्शन है वो IR में आ गया, तो इसका मतलब वो उसकी फेचिंग हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा और फिर वो नेक्स्ट एड्रेस को क्या करेगा, सेंड करेगा। यही इसका मतलब है। तो इसी को इंक्रीमेंट कराने के लिए इसमें क्या है, एक एड्रेस, एक रजिस्टर है जिसका नाम क्या है, दैट इज द पीसी इंक्रीमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट रजिस्टर है वो है DPTR। इसका मतलब है डाटा पॉइंटर रजिस्टर। तो इसका यूज क्या है, ये जो है एक्सटर्नल रैम को एक्सेस करने के लिए, एक्सटर्नल रैम के एड्रेस को सेंड करने के लिए इस DPTR का यूज किया जाता है। तो देखिए ये क्या है, दिस DPTR इज यूज टू स्टोर द मेमोरी एड्रेस allowing the microcontroller to access the data in external memory। और वो एक्सटर्नल मेमोरी कौन सी है, रैम। बाय पॉइंटिंग द डिजायर्ड लोकेशन यूजिंग दिस एड्रेस। मीन्स क्या हुआ, देखिए जैसे अभी हमने बताया इस माइक्रो कंट्रोलर में इंटरनल रैम अवेलेबल है, ठीक है, और इंटरनल रोम अवेलेबल है। इस रोम में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्शन, या इसी को हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम भी कर सकते हैं। मतलब ये जो है इसका यूज किया जाता है इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए या प्रोग्राम स्टोर करने के लिए। और इस रैम का यूज किया जाता है किसको, डाटा को स्टोर करने के लिए। तो मान लेते हैं कि अगर ये रैम सफिशियंट नहीं है डाटा को स्टोर करने में, तो हम एक्सटर्नल मेमोरी कनेक्ट करेंगे, एक्सटर्नल रैम कनेक्ट करेंगे इसके साथ। तो उस एक्सटर्नल रैम को एड्रेस सेंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो रजिस्टर है वो कौन सा है, DPTR, ठीक है, डाटा पॉइंटर रजिस्टर। तो उस मेमोरी को, मतलब एक्सटर्नल रैम को
एड्रेस सेंड करेगा कौन? DPTR। तो जब ये DPTR एड्रेस सेंड करेगा तो ये एड्रेस कहाँ पे जाके लोड होगा? ये एड्रेस जाके लोड होगा रैम एड्रेस रजिस्टर पर, और फिर ये रैम के लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा कि CPU वांट्स टू एक्सेस डाटा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लोकेशन। मतलब ये इसमें जो वैल्यू होगी वही क्या होगी? दैट विल बी द एड्रेस ऑफ दिस रैम। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन में हुआ, लेकिन अगर एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करना है तो उस कंडीशन में एड्रेस कहाँ से जाएगा? DPTR में होगा। DPTR थ्रू द बस उस एक्सटर्नल रैम को एड्रेस सेंड करेगा। और अगर इंटरनल एक्सेसिंग होनी है तो एक्चुअली DPTR में दो रजिस्टर होते हैं, एक DPH होता है और एक DPL होता है, और दोनों रजिस्टर 8-8 बिट के होते हैं। 8 बिट का ये होता है, 8 बिट का ये होता है। तो अगर जो है इंटरनल रैम को एक्सेस करना है तो इसमें माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा इनमें से किसी भी एक रजिस्टर का यूज किया जा सकता है, चाहे DPH का या फिर DPL का। लेकिन अगर एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करना होता है, एक्सटर्नल रैम को, तो हम कर सकते हैं DPTR। मतलब एक साथ DPH और DPL दोनों का यूज किया जाता है, और एक साथ जब दोनों का यूज कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं वी आर यूजिंग द DPTR। तो इस DPTR के थ्रू एक्सटर्नल मेमोरी को एड्रेस सेंड किया जाएगा, और फिर वहाँ का जो भी डाटा है वो डाटा थ्रू द बस प्रोसेसर में आएगा, और प्रोसेसर जो है अकॉर्डिंग टू नीड इसकी एक्सेसिंग करेगी। तो ओवरऑल DPTR का मतलब क्या है? This DPTR is used to send the address to the external RAM। मतलब एक्सटर्नल रैम को अगर एक्सेस करना है तो हम यूज किसका करेंगे? DPTR का। सिंपल सी बात यह है, टू एक्सेस द डाटा फ्रॉम external RAM, we can use DPTR। ठीक है, एक्सटर्नल रैम से डाटा को एक्सेस करने के लिए हम यूज किसका करेंगे? DPTR का करते हैं। ये है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें मेमोरी की। तो जैसा हम जानते हैं कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो है हार्वर्ड आर्किटेक्चर बेस्ड है, तो इसमें प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए अलग मेमोरी, डाटा को स्टोर करने के लिए अलग मेमोरी का यूज़ किया जाता है। प्रोग्राम इसमें रोम में और डाटा जो है रैम में स्टोर किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पहले से जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बताया था, तो वही सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखा है। सिंस 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज हार्वर्ड आर्किटेक्चर बेस्ड, hence there is separate memory to store program and data, that is the program memory, जिसकी साइज क्या होती है? जिसकी साइज होती है 4 किलोबाइट, एंड डाटा मेमोरी जिसकी साइज ओरिजिनल 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 128 बाइट थी, बट इन मॉडर्न 8051 माइक्रो कंट्रोलर दिस साइज बिकम्स एज 256 बाइट। तो ये सारी चीजें थी। तो अब इसमें देखिए मेमोरी के बारे में अभी जैसा हमने बताया, ये रैम है, ये रोम है, ये इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है, ये डाटा को स्टोर करती है। तो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए अलग मेमोरी, डाटा को स्टोर करने के लिए अलग मेमोरी का यूज किया जाता है। तो जिस कंप्यूटर सिस्टम में इस तरह से दो तरह की मेमोरी का यूज किया जाए इंस्ट्रक्शन और डाटा को स्टोर करने के लिए, मतलब अलग अलग मेमोरी का यूज किया जाए, तो ऐसे आर्किटेक्चर को बोला जाता है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। तो इसमें सारी चीजें आप देख रहे हैं। तो देखिए जो रैम एड्रेस रजिस्टर, इसके बारे में अभी मैंने बताया था, उसी को हमने पॉइंट वाइज लिखा है। तो देखिए इसका यूज क्या है? इट इज यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द डाटा विच इज इन रैम। रैम में जो भी डाटा प्रेजेंट है उसके एड्रेस को कैरी करने के लिए कौन सा रजिस्टर यूज होता है? दैट इज द रैम एड्रेस रजिस्टर। इसी तरह से दूसरा एक रजिस्टर है प्रोग्राम एड्रेस रजिस्टर। इसका यूज क्या है? दिस इज यूज टू होल्ड द एड्रेस सेंड बाय द प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर ने जो एड्रेस सेंड किया वो आके कहाँ पे स्टोर होगा? अभी हमने बताया था कि प्रोग्राम काउंटर जो है जो एड्रेस सेंड किया वो आके यहाँ पे स्टोर होगा, और ये पॉइंट आउट करेगा रोम के एड्रेस को। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन होगा, जो एड्रेस इसमें होगा
उस एड्रेस पर जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वो इंस्ट्रक्शन क्या होगा, थ्रू द इंटरनल बस कहाँ पे चला जाएगा, आईआर में चला जाएगा। इसी तरह से जिस भी डाटा की नीड होगी तो सबसे पहले उसका एड्रेस सेंड करेगा डीपीटीआर। ये डीपीटीआर ही जो है इंटरनल मेमोरी, इंटरनल रैम को भी एक्सेस करता है और एक्सटर्नल को भी करता है। तो यहाँ से एड्रेस सेंड किया जाएगा। ये एड्रेस कहाँ पे आएगा, रैम में आएगा, रैम एड्रेस रजिस्टर में आएगा। ये इसके एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा। तो जिस एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा उस एड्रेस का जो भी डाटा है वो थ्रू द बस प्रोसेसर को आएगा और प्रोसेसर जो है उसको डिसाइड करेगा कि उसका एग्जीक्यूशन कैसे किया जाना है। इन्हीं चीजों को हमने पॉइंट वाइज लिखा है। तो देखिए क्या है, प्रोग्राम एड्रेस रजिस्टर। दिस इज यूज टू होल्ड द एड्रेस सेंड बाय प्रोग्राम काउंटर एंड यूज टू पॉइंट आउट द एड्रेस ऑफ रोम फ्रॉम वेयर इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। ठीक है, यही डिसाइड करेगा कि इंस्ट्रक्शन की फेचिंग कहाँ से होनी है। इसके बाद देखिए इसमें अगला जो है पोर्ट्स है। तो इसमें जो है 4 पोर्ट हैं। हर एक पोर्ट बाई डायरेक्शनल है, मतलब इनपुट पोर्ट आउटपुट पोर्ट दोनों की तरह से काम करता है। कहते हैं कि जो पोर्ट 1 है दिस इज डेडिकेटेड पोर्ट एंड अदर पोर्ट हैविंग ड्यूअल फंक्शनैलिटीज। तो देखिए इन्हीं चीजों को हम पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखे हैं। देयर आर 4 5 ports in 8051 microcontroller. Every ports P0, P1, P2 and P3 may be used as input port or output port. मतलब ये डाटा इनपुट करने के लिए भी यूज हो सकते हैं, आउटपुट करने के लिए भी यूज हो सकते हैं। P1 is dedicated port since it can be used only for input and output functionalities. केवल ये input and output functionalities के लिए यूज होता है, इसलिए इसको हम कर सकते हैं this is dedicated port. And all other ports that is P0, P2 and P3 having dual functionalities. Every ports are connected to the internal bus via port drivers and port latches. ठीक है, सारे पोर्ट क्या होते हैं देखिए, इसमें डायग्राम में आप देखेंगे यहाँ पे देखिए लिखा गया है पोर्ट ड्राइवर, पोर्ट 0 ड्राइवर एंड पोर्ट 0 लैच। और यहाँ पे ये पोर्ट पिंस हैं जिसमें 8 पिंस होगी। जैसे पोर्ट 0 है, पोर्ट 0 की 0th पिन, 1th, 2nd, 3rd, 4th अप टू 7, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ओवरऑल 8 पिंस। तो यहाँ पे ये इसकी 8 पिन दिखाई जा रही हैं और ये 8 पिन इसके बस पर किस तरह से कनेक्ट हुई हैं, थ्रू द पोर्ट ड्राइवर एंड पोर्ट लैच। तो ये पोर्ट ड्राइवर और पोर्ट लैच क्या है, इसको आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए ये जो है यहाँ पे ये एक इसका इंटरनल पोर्ट स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये जो डायग्राम है क्या है, दिस इज द पोर्ट स्ट्रक्चर। पोर्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये पोर्ट स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें ये एक लैच है। ठीक है, तो ये लैच क्या करता है, इसका यूज है डाटा को स्टोर करने के लिए। और जो ड्राइवर है ये क्या है, ये जो आउटपुट पिन है, पिन यहाँ पे है देखिए, ये पिन है। ठीक है, तो जो आउटपुट इंटरफेस है, आउटपुट इंटरफेस को करंट प्रोवाइड करने के लिए ड्राइवर का यूज किया जाता है। तो यही चीजें इसमें है। तो हम कर सकते हैं, देखिए इसमें जैसे ये कहा गया, इसमें 2 चीजें हैं। every port are connected to the internal bus via port drivers and port latches. तो port latch क्या होता है, ये D टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, या D टाइप ऑफ लैच फ्रॉम एवरी पिंस ऑफ द पोर्ट। हर एक पिन के साथ जो है क्या 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 है, एक एक ऐसा लैच होगा और उसके साथ एक एक ऐसा क्या होगा, ड्राइवर होगा। ठीक है, तो यही चीज है। देयर इज कनेक्टेड डी टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम एवरी पिन ऑफ पोर्ट इज नोन एज पोर्ट लैच। मतलब इसी को हर एक पिन के साथ इस तरह का एक लैच कनेक्ट होगा और उसके बाद एक एक इस तरह का ये ट्रांजिस्टर कनेक्ट होगा जिसको हम बोलेंगे दैट इज द पोर्ट ड्राइव। इसका यूज क्या है, इस पिन को जो आउटपुट सर्किटरी होगी उसको करंट प्रोवाइड करना है।
और इसका यूज क्या होगा, जो भी डाटा इधर से आ रहा है या प्रोसेसर सेंड करना चाह रहा है, उस डाटा को क्या करना, स्टोर करना, यही इनका काम है। तो there is a connected D type of flip-flop from the every pin of the port is known as port latch, used to store bits from the pins। ठीक है। और पोर्ट ड्राइवर का काम क्या है, इट इज यूज टू एक्चुअली पोर्ट ड्राइवर इज ए ड्राइवर ट्रांजिस्टर which provides current to output interface। आउटपुट इंटरफेस को करंट प्रोवाइड करने के लिए इस पोर्ट ड्राइवर का यूज किया जाता है। इसके बाद देखिए इसमें एलयू है। तो एलयू की क्या फंक्शनलिटीज होती हैं ये तुम्हें बताते हैं। तो देखिए एलयू क्या है, ALU performs arithmetic and logical operations। ALU can manipulate data। Individual bit of register can be set, reset, cleared, complemented, tested, used in logical computation। जो भी लॉजिकल computations हैं उसमें किसी भी पर्टिकुलर बिट को सेट, रिसेट, क्लियर या कॉम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसके बाद इसमें देखिए कुछ ये दो टेम्परेरी रजिस्टर हैं, TMP1, TMP2। तो इनकी क्या फंक्शनलिटी है थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए हम कर सकते हैं, दीज रजिस्टर्स आर यूज टू होल्ड द डाटा टेम्परेरली। डाटा को टेम्परेरली होल्ड करने के लिए टेम्परेरी रजिस्टर्स का यूज किया जाता है। दीज आर यूज टू होल्ड द ऑपरेंड्स। डाटा फ्रॉम दीज रजिस्टर्स इज गिवन टू द ALU। ALU के थ्रू जो भी डाटा होगा वो ALU लेगा और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और परफॉर्म करके रिजल्ट जनरेट करेगा। तो ये है हमारा टेम्परेरी रजिस्टर्स। इसके बाद देखिए ये रजिस्टर है PSW रजिस्टर। इसकी क्या फंक्शनलिटी है, तो दिस PSW रजिस्टर प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर यूज टू स्टोर द स्टेटस ऑफ द रिजल्ट। मतलब रिजल्ट में जो भी रिजल्ट का जो भी स्टेटस है, मतलब उसमें कैरी जनरेट हुआ है, उसमें ओवरफ्लो बिट आई है, उसमें जल्दी कैरी जनरेट हुआ है। ठीक है। तो ये सारी स्टेटस को स्टोर करने के लिए PSW रजिस्टर का यूज किया जाता है। साथ ही साथ ये PSW रजिस्टर यूज होता है टू सेलेक्ट द रजिस्टर बैंक ऑफ द रैम। रैम में 4 रजिस्टर बैंक होती है, उनमें से कौन से बैंक से डाटा को फेच किया जाना है, कौन से बैंक से डाटा का एग्जीक्यूशन होना है, ये डिसाइड कौन करता है, PSW रजिस्टर। ये सारी चीजें जब मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे उसमें बताएंगे। इसके बाद देखिए एक्यूमुलेटर है। तो इट इज 8-bit रजिस्टर यूज टू होल्ड द डाटा एंड टू होल्ड द रिजल्ट टेम्पोरली जनरेटेड बाय अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशंस के थ्रू जो भी रिजल्ट जनरेट हुआ उसको टेम्परेली होल्ड करने के लिए जो एक्यूमुलेटर है वो क्या है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबल। इसके बाद देखिए इसमें बी रजिस्टर है। तो बी रजिस्टर का यूज बेसिकली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन के समय होता है। डायरेक्टली इसी में बता देते हैं। तो बी रजिस्टर यूज ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन। इन मल्टीप्लिकेशन, during the multiplication this B register is used to store the multiplicand or multiplier, and after the result this is used to store higher byte of the result। जैसे अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ये बी रजिस्टर का यूज या तो मल्टीप्लिकेंट या मल्टीप्लायर को स्टोर करने के लिए किया जाता है। और जब रिजल्ट आ जाता है तो रिजल्ट में हायर बाइट बी रजिस्टर स्टोर करेगा और लोअर बाइट एक्यूमुलेटर स्टोर करेगा। और इसका यूज डिवीजन में कैसे होगा, in division operation B register is used to store the divisor, after result used to store the remainder। जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर ये रिमाइंडर को स्टोर करने के लिए यूज किया जाएगा। बाकी देखिए इसमें एक ये रजिस्टर है स्टैक पॉइंटर। तो इसका यूज सिंपली क्या होगा, स्टैक को पॉइंट आउट करने के लिए होगा। स्टैक पॉइंटर इज ए 8-bit रजिस्टर यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द स्टैक। by default its value becomes as 07H। by default इसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है, 07H होती है। अब इसमें देखिए एक यूनिट है इंटरप्ट, सीरियल ब्लॉक एंड टाइम ब्लॉक। एक्चुअली इसमें 3 यूनिट, इस एक ही ब्लॉक में तीन यूनिट को दिखाया गया है, मतलब इंटरप्ट ब्लॉक, सीरियल ब्लॉक एंड टाइम ब्लॉक। तो इन्हीं को थोड़ा थोड़ा करके बता देते हैं। देखिए जैसे इंटरप्ट, सीरियल ब्लॉक, टाइम ब्लॉक, तो इसका मतलब 3 ब्लॉक हैं।
तो although all the three blocks are shown in single block, but these are three separate blocks. देखिए बेसिकली ये 3 ब्लॉक हैं, तो इन ब्लॉक्स को थोड़ा समझ लीजिए। तो जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंटरप्ट ब्लॉक की, तो इंटरप्ट ब्लॉक का यूज क्या होता है, इसके बारे में हमने जो है प्रीवियस वीडियो में बताया था। लेकिन ये मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में। ये this unit is responsible to enable or disable the interrupts and set priority to the interrupts। ठीक है, तो इंटरप्ट्स में इंटरप्ट को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, और उनमें जैसे कई सारे इंटरप्ट एक साथ राइज हुए हैं, तो किस इंटरप्ट की हैंडलिंग पहले होनी है, किसकी बाद में होनी है। तो इन सारी फंक्शनलिटीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल यूनिट है वो कौन सा है, दैट इज द इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट। यही चीज़ इसमें है। और इसमें देखिए दो तरह के इंटरप्ट हैं, एक्सटर्नल इंटरप्ट, इंटरनल इंटरप्ट। तो दो एक्सटर्नल इंटरप्ट होते हैं, INT0 एंड INT1, और 3 इंटरनल इंटरप्ट होते हैं, TF0, TF1 एंड RI/TI। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था। ब्रीफ आर्किटेक्चर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, उसको आप जो है प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम शार्ट में इसको बताते हैं। तो देखिए यूज टू इनेबल और डिसेबल इंटरप्ट्स टू सेट देयर प्रायोरिटी। दो तरह के इंटरप्ट अभी जैसे मैंने बताया, INT0, INT1, दीज आर द एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट। TF0, TF1, RI/TI, दीज आर द इंटरनल इंटरप्ट्स। इसके बाद इसमें सीरियल कम्युनिकेशन ब्लॉक है। तो सीरियल कम्युनिकेशन ब्लॉक भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था डिटेल में, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ये चीज़ें मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोज में। ठीक है, दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द कम्युनिकेशन। देयर आर 2 pins, RXT and TXT pins, through which bit by bit data can be either received or can be transmitted. This serial port is merged in port 3। ऐसा मैंने बताया था, पोर्ट 3 में ये मर्ज है। तो RXT पिन जो कि पिन नंबर 10 है और TXT पिन नंबर 11 है, तो RXT का यूज किया जाता है टू रिसीव द डेटा बिट बाई बिट, और इसका यूज किया जाता है TXT का टू यूज टू ट्रांसमिट द डेटा बिट बाई बिट। माइक्रो कंट्रोलर जो है क्या कर सकता है कि फुल डुप्लेक्स मोड में काम कर सकता है। फुल डुप्लेक्स मोड का मतलब एट ए टाइम TXT के थ्रू ये डाटा ट्रांसमिट कर सकता है, और RXT के थ्रू डाटा क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। इसीलिए इसको बोल सकते हैं कि इट कैन वर्क एट ए फुल डुप्लेक्स मोड। तो यही सारी चीजें हमने यहाँ चार्ट में यहाँ पे लिखा है। दिस ब्लॉक डिसाइड्स इन विच मोड and how serial communication may take place. TXT and RXT are 2 pins to transmit and receive the data serially. SCAN and SBUF registers are, इसमें जो है दो रजिस्टर्स होते हैं। SCON रजिस्टर, जो SCON रजिस्टर है decides to set the mode of operation of serial communication। ठीक है, और भी चीजें इसमें हैं तो वो सब आगे बताएंगे, जब ये रजिस्टर्स आएंगे तो उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। इसके बाद अगला जो है टाइम ब्लॉक है। तो ये टाइम ब्लॉक में ओवरऑल ये जो ऑपरेशन होता है वो 6 रजिस्टर्स के थ्रू कंट्रोल होगा। तो इसमें जो है 2 टाइमर होते हैं, टाइमर 0, टाइमर 1। तो टाइमर 0 द्वारा जो काउंटेड डाटा होता है, ये जो है एक 16 बिट का डाटा होता है, और ये 16 बिट क्योंकि हमारी जो इसके साथ मेमोरी कनेक्ट है वो 8 बिट की मेमोरी है, इसीलिए जो है इस डाटा को होल्ड करने के लिए 2 रजिस्टर्स का यूज होता है। एक होता है TH0 और एक होता है TL0। 8 बिट ये स्टोर करेगा, 8 बिट ये स्टोर करेगा, और ये भी 16 बिट डाटा जनरेट करेगा। तो इसका जो डाटा होगा वो जो है TH1 और TL1 में स्टोर होगा। 8 बिट का डाटा ये स्टोर करेगा, 8 बिट का डाटा ये भी स्टोर करेगा।
और इन दोनों के मोड को सेट करने के लिए इसमें इस ब्लॉक में एक और रजिस्टर है जिसका नाम होता है टी मॉड रजिस्टर, और एक दूसरा रजिस्टर होगा जिसका नाम होगा टी काउंट रजिस्टर। तो इनके बारे में डिटेल में जो है आगे के वीडियोज में बात करेंगे। तो अभी इसमें देख लीजिए क्या है। इन दिस ब्लॉक देयर आर टू 16-बिट टाइमर्स। दो 16-बिट टाइमर है, जैसा भी हमने बताया, टाइमर 0 एंड टाइमर 1, ठीक है। एंड दीज टू टाइमर्स कैन जनरेट 16 बिट ऑफ डाटा, ठीक है। एंड टू रजिस्टर्स, और दो रजिस्टर्स हैं जो कि क्या है, टी मोड एंड टी कॉन रजिस्टर, विच आर यूज टू सेट द मोड एंड स्टार्ट और स्टॉप द टाइमर्स। साथ ही साथ ये टाइमर यूज होते हैं एज द टाइमर एंड एज द काउंटर। जब ये टाइमर की तरह से यूज होते हैं तो ये क्या करते हैं, दे जनरेट्स टाइम डिले एंड यूज टू काउंट द इवेंट्स हैपनिंग इनसाइड द माइक्रो कंट्रोलर। जब काउंटर की तरह से यूज होते हैं तो ये क्या होते हैं, दे आर यूज टू काउंट द इवेंट्स हैपनिंग आउटसाइड फ्रॉम द माइक्रो कंट्रोलर। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। बाकी इसमें जो डिफरेंट रजिस्टर्स है, इनकी जो डिटेल फंक्शनिंग होगी, ये सारी चीजें जो है अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर। थैंक यू।